ABC अल्फाबेट, एक तो अल्फाबेट होता है ABC, ये लास्ट तक जो जाते हैं, यानी वर्णमाला, और एक रहता है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का प्रारंभिक ज्ञान। दोस्तों कहते हैं ना, अरे उसे तो ABC भी नहीं पता, उसे सब्जेक्ट की ABC भी नहीं पता। ऐसे आई डोंट नो इवन द ABC ऑफ डांस, मैं डांस की ABC भी नहीं जानता, यानी डांस का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, डांस की मुझे प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं है। तो अल्फाबेट यानी वर्णमाला भी है इसका अंतर, और इसका मतलब है किसी चीज का प्रारंभिक ज्ञान। आशा है समझ में आया होगा। अचील्स हील, एनी पार्ट और एरिया दैट इज वल्नरेबल, किसी व्यक्ति या चीज का कमजोर पक्ष जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसी कोई जगह जहां उसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, वो वल्नरेबल हो, वहां से वहां नुकसान लायक हो। तो मैथमेटिक्स इज अचील्स हील फॉर मैनी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स जो है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए क्या है, अचील्स हील, ऐसा उनका कमजोर पक्ष है, यानी उसकी वजह से उन्हें एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब जगह नुकसान पहुंचता है। नंबर 3, एड फ्यूल टू द फायर। अब देखो एड, ये ना, ये जितने भी इडियम्स फ्रेज हैं सीधे सीधे कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे इनका जो अर्थ निकलता है वही इनका अर्थ निकलेगा, ये थोड़ा घुमा फिरा के होते हैं। लेकिन फिर भी कई चीज को ना हम अंदाजे से, कई चीजों को जो उसका वर्ड है उन्हें मिला जुला के याद हम कर लेते हैं इनको। जैसे टू एड फ्यूल टू फायर, फ्यूल माने ईंधन, फायर माने आग को। आग में अगर ईंधन और डाला जाए साथियों तो क्या होगा, स्थिति और खराब हो जाएगी ना। आग में अगर घी डाला जाए तो क्या होगा, स्थिति और खराब हो जाएगी ना। या ईंधन डाला जाए, कहीं पे आग लगी हुई है, कोई इसे कहे कि साथियों से बुझाना है, अब कैसे बुझाओगे आप, पानी डालोगे उस पे या फिर पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल से तो स्थिति और खराब हो जाएगी ना। तो टू वर्सन द सिचुएशन, यानी जलती आग में घी का काम जो करे, आग देखना कभी भी आप घी डालना थोड़ा उससे और ज्यादा भड़कती है, स्थिति को और भी बदतर जो कर दे। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाई प्रोवोकिंग द मॉब टू अटैक द हॉस्पिटल वैन। लीडर ने जलती आग में घी डालने का काम किया, किस काम को करके, प्रोवोक माने क्या होता है, प्रोवोक माने होता है जनता को भड़काना, यानी मॉब, मॉब माने जो गुस्साई भीड़ है उसको भड़काया उसने, किस काम के लिए, अटैक द हॉस्पिटल वैन, हॉस्पिटल वैन पर आक्रमण करने के लिए। लीडर ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया, क्या काम करके, कि उसने जो भीड़ थी वहां पे उसे हॉस्पिटल वैन पर हमला करने के लिए भड़का दिया। आइए आगे चलते हैं। अब देखो मैंने कहा था ना कुछ कुछ तो शब्दों से निकल जाता है, कुछ कुछ हमें घुमा फिरा के याद करना पड़ता है। ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन, सिंपल शब्द से निकल रहा है ना। थ्रू द होल डे, पूरे के पूरे दिन, ठीक है। माई फ्रेंड वांडर्ड, मेरा जो दोस्त है वो भटकता रहा, घूमता रहा, ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन, सर्चिंग ए बुक शॉप इन द टाउन, टाउन में एक किताब की दुकान को खोजते खोजते वो क्या करता रहा, भटकता रहा। तो ऑल द डे लॉन्ग यहाँ क्या रहेगा, थ्रू द होल डे, पूरे दिन, ऑल द डे लॉन्ग, पूरे दिन, थ्रू द होल डे। वहां पे ऐसे आएगा साथियों, या तो आएगा पेपर में एक सेंटेंस और उसमें ये दे देगा, क्या करके, बोल्ड करके या इटैलिक कर देगा, और टेढ़े से जो अक्षर होते हैं, उसके बाद वो उसका अर्थ पूछेगा ऑप्शन में, और उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, ये या इससे मिलता जुलता, ठीक है। ये तो है मीनिंग, ये तो है ईडियम, और ये है उसका मीनिंग। तो ये आएगा ऑप्शन में और ये आएगा क्वेश्चन में। जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से एक ये होगा, तो हमें जो सही है उसी को टिक कर देना है। ऑन अकाउंट ऑफ, किसी कारण से, ये आपको याद ही कर लेना है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस, सेम ही है। यहां हम ऑन अकाउंट ऑफ की जगह क्या यूज कर सकते हैं, बिकॉज, बीमारी के कारण ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस यस्टरडे, वह कल ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया। तो ऑन अकाउंट ऑफ माने कारण से, किसी चीज की वजह से। टू प्ले द एप, एप माने क्या होता है, एप माने होता है वानर या बंदर। टू प्ले द एप, एप क्या करता है, वो मिमिक्री सी करता रहेगा, आप उसकी तरफ मुंह बनाओ वो भी आपकी तरफ मुंह बनाएगा, बनाता नहीं बनाता है। तो प्ले द एप यानी एप की तरह करना, टू मिमिक, प्ले माने, यहां प्ले माने खेलना नहीं है, प्ले माने उसका रोल करना, किसी का रोल प्ले करना, ठीक है दोस्तों।
तो टू प्ले द एप माने मिमिक करना किसी को, इमिटेट किसी की नकल करना. ए कॉमेडियन हैज टू प्ले द एप सो ऑफन. एक कॉमेडियन को बहुत बार मिमिक्री करनी पड़ती है, किसी की नकल करनी पड़ती है. 7 नंबर पे आ जाइए. ए गॉड्स एप. ए गॉड्स एप भगवान का वानर, यानी भगवान ने जब भेजा उसे तभी वानर के तौर पे भेजा. और वानर को ए बॉर्न फूल, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यानी जो जन्मा है ना वहीं से, भगवान ने उसे एक लंगूर की तरह बना के भेजा है. जब भगवान ने भेजा तभी वो लंगूर था एक तरह से. तो ए बॉर्न फूल, जन्मजात मूर्ख. जेठालाल इज प्लेइंग ए गॉड्स एप इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा. जेठालाल एक कैरेक्टर है, एक नाटक आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और अगर घर में बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए भी देखने लायक साफ सुथरा नाटक है. तो उसमें जो जेठालाल है वो गॉड्स एप, या आपकी नज़र में आपको कोई मूर्ख लगता हो तो आप उसकी पिक्चर दिमाग में बना लीजिए कि वो गॉड्स एप है, वो जन्मजात मूर्ख है. मतलब मेन पर्पज है, आपको याद रहना चाहिए. टू मेक समवन वंस एप. टू मेक माने बनाना, समवन माना किसी को, वंस एप अपना बंदर, किसी को अपना बंदर बनाना यानी कि मूर्ख बनाना. ठीक है. तो टू बिफूल समवन, किसी को मूर्ख बनाना, कि ये तो मेरा बंदर है, यानी उसे मूर्ख बना रहे हैं हम. ऑन अप्रैल 1 रवि मेड दीपांशु हिज एप. 1 अप्रैल को रवि ने दीपांशु को अपना बंदर यानी मूर्ख बना दिया. बनाते हो ना, अब भी तो मूर्ख बनाते हो 1 अप्रैल को, बहुत से लोगों का बनाते होगे आप, उसी तरह से बनाया. 9 नंबर. एप्पल पाई ऑर्डर. अब इसे ना कुछ नहीं करना, आप एक तरह से बस एक इमेजिन करो. एप्पल माने सेब, और ना उसमें जो कार्ट होती है उसकी, या उसका जो कार्टून होता है उसमें रखे हुए हैं. कैसे रखे रहते हैं बताओ? बिल्कुल लाइन से रखे रहते हैं ना, 1 2 3 4, इससे ही उसके ऊपर फिर सेम, ऐसे उसके ऊपर, यानी बिल्कुल व्यवस्थित परफेक्ट ऑर्डर में रखे रहते हैं. तो एप्पल पाई आप उसी से याद करो कि एप्पल रखे हुए हैं कहाँ पे, वो जो कार्टून आता है, वो जो बॉक्स आता है उसमें, और बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं. तो एप्पल पाई ऑर्डर का माने हो जाएगा परफेक्ट ऑर्डर. एक गुड स्टूडेंट ऑलवेज कीप्स हिज बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर. एक जो अच्छा स्टूडेंट है वो अपनी किताबों को कैसे रखता है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित एप्पल पाई ऑर्डर में. और कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ के जाएंगे उसे फेंक देंगे, और अगले दिन जब पढ़ने निकलेंगे तो कहेंगे रे मेरी बुक कहाँ है. अगर नहीं पल्ले पड़ेगी तो दूसरी लेके चल देंगे. तो ऐसे नहीं करना है भाई, मेहनत करनी है पूरी आपको पढ़ाई में, और किताबों को संभाल के रखना है. कैसे रखना है? इन एप्पल पाई ऑर्डर. नंबर 10 पे आ जाओ. विद ओपन आर्म्स. आपने देखा होगा घर में बड़े भी हैं आपके, कि जब कोई बहुत दिनों बाद आता है तो उसे हाथ खोल के गले मिलते नहीं मिलते. ओपन आर्म्स, दोनों हाथ खोल के ऐसे आगे बढ़ा के, जैसे यहाँ आदमी है तो दोनों हाथ ऐसे आगे बढ़ा के. तो होता है कॉर्डियली, खुले दिल से किसी से मिलना. जो अपना होता है, बहुत दिनों बाद मान लो कोई मिला, तो उससे आप कैसे मिलोगे? उसका पूरा स्वागत करोगे ना, गले मिलोगे ना आगे बढ़ के, हाथ खोल के. तो विद ओपन आर्म्स, आर्म्स ओपन करोगे, इसका मतलब आर्म्स माने बाजू, आर्म्स माने हथियार भी है वो मत समझ लेना, आर्म्स माने बाजू. When my friend came to my house after a long time, जब मेरा दोस्त बहुत दिनों बाद, बहुत लंबे समय बाद मेरे घर आया, I welcomed him, मैंने उसका स्वागत किया with open arms, खुले दिल से. 11 देख लीजिए. At daggers drawn. Dagger माने होता है खंजर, और साथियों drawn माने खींच के जो रखे. अब मान लो दो लोग बैठे हैं, और दोनों ने ना अपने अपने जो हैं डैगर माने खंजर या किरपान निकाल रखी है. किरपान निकाली हुई है, क्यों निकाली हुई होगी भाई बताओ आप? उनकी आपस में दुश्मनी इसलिए निकाली होगी, या बस ऐसे ही कि अरे कुछ नहीं चलो सेव वेव काट लेंगे इससे, है ना? तो सेव काटने के लिए थोड़ी निकाली हुई, यानी कि उनमें आपस में दुश्मनी है. तो एट डैगर्स ड्राउन, ये मान लो कि वो तलवार खींचे हुए बैठे एक दूसरे के सामने, कि ये वार करेगा तो मैं भी करूंगा. तो एवर सिंस 1947, 1947 से ही इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन एट डैगर्स ड्राउन. इंडिया और पाकिस्तान कट्टर दुश्मनी में हैं, कट्टर दुश्मन हैं. 12. नो वाइस, वाइस माने बुराई या दोष, लाइक एवराइस. ठीक है, लालच के जैसी कोई भी बुराई या दोष नहीं, यानी लालच क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी बुराई. तो इसका अर्थ यह आएगा ग्रीड इज अ ग्रेटर वाइस. ग्रीड जो है एक ज्यादा बड़ा बुराई या दोष है. ग्रीड माने लालच.
लालच जो है ज्यादा बड़ा दोष है देन एनी अदर, किसी भी दूसरे दोष से लालच ज्यादा बड़ा दोष है। इसका एग्जाम्पल देख लो, फ्रॉम मैनी एग्जाम्पल्स वी सी इन डेली लाइफ, फ्रॉम मैनी एग्जाम्पल्स वी सी इन डेली लाइफ, उन बहुत सारे उदाहरणों से जो हम अपने रोजाना के जीवन में देखते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, दैट देयर इज नो वाइस लाइक एवराइस, कि लालच सबसे बड़ी बला है, लालच के जितनी कोई भी बला नहीं है। नंबर 13, टू बी ऑन वंस बैक, अपनी पीठ पे पड़ जाना। ठीक है, पीठ के सहारे पड़ जाना। तो पीठ के सहारे आदमी कब पड़ेगा? टू बी इल इन बेड, बीमार, जब बिस्तर में पड़ जाएगा बीमार होके तो पीठ के सहारे ही तो पड़ेगा वो। बीमार होकर चारपाई पर पड़ जाने के लिए टू बी ऑन वंस बैक। ड्यू टू ओवरवर्क, ज्यादा काम के कारण, रामू काका इज ऑन हिज बैक, रामू काका बीमार होकर चारपाई पर पड़ गए हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर, माने बीमार होकर चारपाई पर पड़े हुए हैं। बैक बाइट, बैक बाइट माने, बैक माने पीछे से, बाइट माने काटना। बैक बाइट तो डिनाउंस माने किसी को, या क्रिटिसाइज माने किसी की आलोचना करना। इन हिज एब्सेंस, एब्सेंस माने उसकी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब होता है कि पीठ पीछे बुराई करना। तो बैक बाइटिंग इज अ बैड हैबिट, बैक बाइट ना पीछे से काटना, यानी कि पीछे से किसी की बुराई करना। बैक बाइटिंग इज अ बैड हैबिट, पीछे किसी की बुराई करना बुरी आदत है। विच इवेंचुअली, जो अंत में, हार्म्स माने नुकसान करती है, द पर्सन, उसी व्यक्ति को, हु डज इट, जो इसे करता है। अंत में किसको करती है नुकसान? उसी व्यक्ति को जो इसे करता है। अब देखो भाई, हम ईडियम्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, उनके भी क्या लिख दिए, मैंने मीनिंग लिख दिए, जिससे कि आप इन्हें भी पढ़ते चलो। तो केवल ये नहीं है कि आप ये पढ़ते रहो बस, और इसका अर्थ ये जो कहीं बीच में भी है, इवेंचुअली माने अंत में, कहीं और भी कोई वर्ड मिलेगा, जहां जहां भी कोई वर्ड लिखे हैं वो आपको ध्यान देना है। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा एक बार, नहीं आता है तो वो भी बार बार पढ़ना है। पिक ऑफ द बास्केट, पिक माने क्या होता है? पिक माने होता है कहीं से किसी चीज को उठाना। पिक ऑफ द बास्केट यानी मान लो, ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि कोई बास्केट है, उसमें सेब है, क्या है? सेब। और मैं कहूं इसमें से कोई सा एक सेब उठा दो, इसमें से कोई सा भी एक सेब छांट के उठा लो, कौन सा उठाओगे भाई आप? अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो उसमें सबसे बढ़िया जो होगा, सबसे लाल हो और सबसे मतलब बड़ा सेब और अच्छा सेब हो, जो खाने में भी सही लगे। तो पिक ऑफ द बास्केट माने होता है द बेस्ट, सर्वोत्तम। किसी भी जगह चीज भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है। तो मोहन इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन दिस कंपनी, इस कंपनी में मोहन सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। एंड हैंस, और इसलिए ही कैन बी कॉल्ड द पिक ऑफ द बास्केट, उसे सर्वोत्तम बोला जा सकता है। आशा ये समझ में आए होंगे अभी तक के आपको। आगे देख लेते हैं। अब देखिए बेड एंड बोर्ड। तो बेड एंड बोर्ड के लिए ना ये आपको याद रखना है, फूड एंड लॉजिंग। फूड माने खाना, एंड लॉजिंग माने निवास स्थान। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो कहीं पर रहने के लिए, आपके लिए दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होंगी? एक तो खाना और एक रहने की जगह। तो इसलिए दिस स्कूल इज हैविंग द बेस्ट बेड एंड बोर्ड फैसिलिटी, इस स्कूल के पास खाने और निवास स्थान की सबसे अच्छी सुविधा है इन दिस एरिया। ठीक है, इस क्षेत्र में इस स्कूल के पास खाने की और निवास स्थान की बहुत अच्छी सुविधा है। वैसे देखो, देखने से क्या लग रहा है? बेड माने भी क्या है? बेड माने बिस्तर, एंड बोर्ड माने, बोर्ड माने होता है रुकना कहीं पे, बोर्डिंग, बोर्डिंग हाउस बोलते हैं ना। तो दोनों से वही निकल रहा है रुकने का, लेकिन इसका मतलब है खाने और निवास स्थान की। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ए बेड ऑफ रोजेस, ये देखो बिल्कुल ये बेड है, और ये जो बेड है ना, इस पे क्या बिछे हुए हैं? रोज माने गुलाब के फूल। अब जो गुलाब के फूल जिस पे बिछे हुए हैं वो कैसी बेड होगी? कंफर्टेबल होगी या नहीं? आरामदायक है ना। यानी आरामदायक जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है। अब एक ऐसा ही और है, ए बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स माने होता है कांटे। यानी बेड ऑफ रोजेस यानी वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन थी, अगर आप लेटोगे तो आराम से नींद आएगी।
और अगर कांटे बिछे हुए हो किसी बिस्तर पे तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी बहुत ज्यादा असुविधाजनक। कैसी होगी? बहुत ज्यादा असुविधाजनक। तो यहां नींद आएगी? नहीं आएगी। तो इसका हम देख सकते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। लाइफ समटाइम्स इज ए बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो है कभी कभी तो होती है एक फूलों की सेज, वाइल समटाइम्स, जबकि कभी कभी इट अपियर्स टू बी ए बेड ऑफ थॉर्न्स, ये ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि कांटों की सेज। यानी कभी कभी तो ये लगती है जब आसानी से वक्त गुजर यानी कभी कभी तो ये लगती है जब आसानी से वक्त गुजरता है कि ये जो है फूलों की सेज है, लेकिन जब टफ टाइम आता है तो लगता है कांटों की सेज है। और वो टफ टाइम काटना बड़ा मुश्किल होता है भाई। जिसने उसमें अपना जो वो पेशेंस है जो बनाए रखता है, वो बाद में विजयी होकर निकलता है। नंबर 19, टू डाई इन बेड। अब कोई आदमी बिस्तर में है, बिस्तर में यानी बिस्तर में कैसे मरेगा आदमी? बिस्तर में मरेगा वो बीमार होने के बाद आराम से प्राकृतिक मौत, यानी बुढ़ापे में वो बीमार हुआ और बीमार होकर वो प्राकृतिक मौत मर गया। तो टू डाई ए नेचुरल डेथ। बेड में मरने को ये मानते हैं, एक्सीडेंट में मरा, कहीं डूब के मर गया, वो सब चीजें लगे। तो बेड में मरने को ये मानते हैं कि ये अपनी उससे मतलब अपनी नेचुरल डेथ से मरा है। ये बीमार था आदमी इतने दिन से, बुढ़ापा से आ गया था, इसलिए इसकी डेथ हो गई। तो हु डज नॉट विशेस टू डाई इन बेड। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहेगा कि वो प्राकृतिक मौत मरे? यानी हर कोई चाहता है कि जब मैं मरूं तो मतलब बूढ़ा होके मरूं, सारे काम मेरे हो चुके हों, बच्चे बच्चों की शादी हो गई हो, बच्चों के बच्चे हो गए हों। ठीक है, यही सोचते हैं ना पहले। ठीक है, अगला देखिए, नैरो बेड। नैरो माने बहुत ही संकीर्ण, यानी पतला सा, संकीर्ण पतला सा, बेड माने बिस्तर। तो कब्र देखो भाई, कब्र जो होती है वो ऐसी थोड़ी होगी कि बहुत चौड़ी है, बहुत पतली है ना, बस जितना आदमी आ जाए उतनी बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं नैरो बेड। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल माने जो मरेगा, नश्वर है जो। मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। एंड वन डे एवरीवन हैज टू स्लीप इन ए नैरो बेड, और एक दिन हर किसी को कब्र में जाना है, यानी मरना है। द बेड ऑफ ए रिवर, बेड ऑफ ए रिवर, रिवर जहां बहेगी उसी जगह को तो उसका बेड बोलेंगे। बेड का मतलब जहां वो लेटी है, पानी जो जाता है जिस जगह से उसी को तो बोलेंगे। मान लो ये इधर का किनारा है, ये इधर का किनारा है, तो उसका जो बेड है कौन सा है? ये, यही तो लेटती चलती जो भी करती है इधर ही तो करती है। तो द चैनल इन विच द वाटर फ्लोज, नदी के बहने का मार्ग, उसे बोलते हैं द बेड ऑफ ए रिवर। सीधी सी बात है, जहां से नदी जाएगी वो इसका बेड भी बोला जाएगा। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, देयर यूज टू बी ए बेड ऑफ रिवर नियर माई विलेज, मेरे गांव के पास से एक नदी बहा करती थी, या नदी के बहने का मार्ग था। आशा है अब तक के समझ में आए होंगे आपको। टू गो बिहाइंड वंस वर्ड, वर्ड मैंने बताया था आपको, वर्ड माने वादा भी होता है, प्रॉमिस। तो टू डिनाई या टू बैक आउट फ्रॉम वंस वर्ड, अपने वादे से मुकर जाना। यहां वर्ड माने क्या है? शब्द नहीं है, यहां वर्ड माने वादा। तो टू गो बिहाइंड वंस वर्ड, किसी का शब्द है, उससे गो बिहाइंड माने पीछे हटना। तो पीछे हटना क्या होता है? मुकरना होता है। तो ए मैन ऑफ वर्ड, एक वादे का पक्का आदमी, नेवर गोज बिहाइंड हिज वर्ड, नेवर गोज बिहाइंड हिज वर्ड, अपने वादे से कभी भी नहीं मुकरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिलो द बेल्ट, यानी जहां बेल्ट बांधते हैं उससे नीचे का हिस्सा, किसी भी गेम में वहां पे वार करना अलाउड नहीं होता। यानी आप मारेंगे, पेट पे मार सकते हैं, मुंह पे मुक्का मार सकते हैं बॉक्सिंग में भी, तो उसके नीचे अगर कोई वार करता है तो वो क्या है? अनुचित है, वो सही नहीं है। समथिंग विच इज नॉट फेयर और एज पर द रूल, जो अनुचित है, जो रूल के अनुसार नहीं है। ए चैंपियन नेवर हिट्स बिलो द बेल्ट, तो जो चैंपियन होता है वो कभी भी अनुचित रूप से वार नहीं करता है। 24 नंबर, टू होल्ड द बेल्ट। अब देख लो, आपने कितनी सारी चैंपियनशिप, आपने वो WWE वगैरह भी देखी होंगी जिसमें फाइट होती है, तो उनमें ना जीतने वाले को बेल्ट मिलती है। ये ब्लैक बेल्ट जो होते हैं उन्हें जीतने वाले को तो मिलेगी। तो होल्ड माने पकड़ना, द बेल्ट, बेल्ट को पकड़ेगा कौन भाई? बेल्ट को पकड़ेगा कौन? जो चैंपियनशिप जीतेगा। टू होल्ड द चैंपियनशिप है टू विन द चैंपियनशिप। तो राफेल नडाल has held the belt many times in the history of Grand Slams. Grand Slams किसे बोलते हैं?
ग्रैंड स्लैम्स बोलते हैं वो जो 4 है ना टेनिस की प्रतियोगिताएं, जो 4 हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, 4 हैं। कई बार आ जाती है कि ग्रैंड स्लैम किन्हें बोलते हैं, ठीक है, ये 4 होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ तो डेविल माने राक्षस है और दूसरी तरफ गहरा समुद्र है। यानी कोई व्यक्ति जो बिटवीन माने बीच में है, द डेविल माने राक्षस के और गहरे समुद्र के, तो इन ए डिलेमा यानी किसी परेशानी में, मुसीबत में फंस जाना, जहां डिसीजन ना ले पाए आदमी, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, या दो समान मुसीबतों में फंस जाना, उसे बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिल्कुल जो अर्थ है उसी के भी, बिल्कुल जो अर्थ है ना उसी के अनुसार देखो। बिटवीन द डेविल, डेविल माने राक्षस, और डीप सी गहरा समुद्र, तो इसको वो बोलते हैं एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। समटाइम्स, कभी कभी, ड्यू टू अवर रॉन्ग डूइंग्स, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत कामों के कारण, वी फाइंड अवर सेल्व्स, हम खुद को पाते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कुआं और खाई के बीच में। बिटवीन विंड एंड वाटर, बिटवीन माने बीच में, विंड माने पानी, सॉरी विंड माने हवा और वाटर माने पानी। यानी हवा चल रही हो बहुत ज्यादा, मान लो आप जा रहे हो समुद्री यात्रा पे, हवा चल रही हो बहुत तेज और नीचे पानी है, पानी भी हिलोरे मार रहा हो, हवा में मारता है ना, तो क्या हो जाएगी स्थिति, अनसर्टेन, डावाडोल सी हो जाएगी ना डावाडोल सी, कुछ नहीं रहेगा, ये नहीं पता चलेगा हम पहुंचेंगे भी किनारे पे कि नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो अनलेस यू मेक ए गुड स्ट्रेटजी टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, जब तक तुम एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, सफल होने के लिए एक अच्छी रणनीति नहीं बनाओगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ बिटवीन विंड एंड वाटर, तो हमेशा कहां पाओगे अपनी स्थिति, अनसर्टेन। पेपर में जाते वक्त आपको क्लियर नहीं होगा कि ये जो नैया है पार लगेगी या नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है, एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाई सफल होने के लिए, रिवीजन नहीं किया। मैं फिर से बोलता हूं, अंग्रेजी अगर आपको सीखनी है तो आप रिवीजन करो बार बार, जिन चीजों को मैं पढ़ाऊं बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई आपका भला अंग्रेजी में नहीं कर पाएगा भाई। चलिए आगे देखिए, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, अर्थ से ही पता चलेगा यहां शब्दों से। टू किल माने मारना, 2 बर्ड्स माने 2 चिड़ियों को एक स्टोन से, एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मार दिया तो क्या हो गया, एक तीर से 2 निशाने हो गए ना, बोलते हैं ना। तो टू अचीव 2 थिंग्स विद ए सिंगल एफर्ट, टू अचीव 2 थिंग्स, 2 चीजों को प्राप्त करना विद ए सिंगल एफर्ट, एक ही प्रयास से। जैसे CGL, CPO, CHSL, आपने इसके लेवल की तैयारी की और इसके लेवल की तैयारी करते ही आपका ये भी एग्जाम निकलेगा और ये भी एग्जाम निकलेगा। यानी प्रयास आपने किसको ध्यान में रख के किया, CGL को, लेकिन एग्जाम और कितने निकल गए, 2 और। तो यहां हो जाएगा टू किल 3 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ठीक है। मतलब 3-3 निशाने मार सकते हो आप, अगर एक अच्छी तरह से एक बार तैयारी करो तो हो सकता है 3 नौकरियों में नंबर आए, 4 में आए, हो सकता है आपको सोचना पड़े इसमें जाऊं इसमें जाऊं, और तैयारी नहीं करोगे तो फिर वो जो एक पत्थर लगाए ना वो चिड़िया को ना लग के कहीं और ही लगेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर्स ऑफन किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अक्सर एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं। 28 टू टॉक बिग, जो ज्यादातर ईडियम है ना आपको शब्दों के अर्थ से ही पता लग जाएगा ज्यादातर को, लेकिन आप ना 2-2 3-3 बार इन्हें पढ़ेंगे तो पेपर में देख के आप समझ जाएंगे, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। टू बोस्ट, टॉक बिग का मतलब है टॉक माने बात करना, बिग माने ऊंची ऊंची, तो ऊंची बातें कौन क्या होती है भाई, ऊंची बातें। टू बोस्ट, डींग मारना, हमारे 500 बसें, ठीक है, 500 बसें 15 पेट्रोल पंप है, अगर है वो तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो गलत है ना, फिर तो वो क्या हो जाएगी, डींग मारने में आ जाएगा, ठीक है। आई डू नॉट लाइक द पर्सन हु टॉक बिग एवरीवेयर, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं जो हर जगह ऊंची ऊंची बातें नहीं डींग मारते हैं। अब बिग विग, विग माने भाई ये देख लीजिए एक तरह से पगड़ी, विग वो नहीं कि जो जब बाल नहीं होते तब विग पहन लेते हैं, विग माने पगड़ी। बड़ी पगड़ी किसकी होती है, समाज में आप गए और आपने देखा एक बहुत बड़ी सी पगड़ी आदमी बांधे बैठा है, तो क्या होगा वो, जरूरी वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, कुछ ना कुछ व्यक्ति ना कोई वो समाज में ओहदा लिए हुए होगा। तो
बिग विग का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ठीक है। विग पहले पहनते थे, अब नहीं भी पहनते हैं, तो भी वो कहावत वही चली आ रही है। तो जैसे श्री राजनाथ सिंह इज ए बिग विग इन इंडियन पॉलिटिक्स टुडे। श्री राजनाथ सिंह भारतीय राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आगे चलिए। 30 टू बाइट द डस्ट। बाइट माने चाटना, ठीक है, या काटना, वो भी होता है बाइट माने। बाइट द डस्ट माने धूल चाटना, धूल के साथ तो चाटना वर्ड आएगा ना। टू बी किल्ड, कभी कभी क्या होता है कि कहीं मारा जाना, किसी में, किसी मतलब लड़ाई वगैरह में मारा जाना, या खेल वगैरह हो तो टू फॉल टू द ग्राउंड, किस पे हो जाएगा, टू फॉल टू द ग्राउंड, जमीन पे गिर जाना। युद्ध में हो गया तो मान लो मरेगा भी, और जो गेम है तो उसमें क्या होगा, धूल चाटने का मतलब कि ग्राउंड पे गिर जाना। एन एरोगेंट पर्सन, एक जो अभिमानी व्यक्ति है, इज लाइकली टू बाइट द डस्ट, वो जरूर ही क्या करेगा, धूल चाटेगा। इन एनी स्पीयर ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब वो अभिमानी है तो कहीं ना कहीं वो मार खाएगा, वो क्या करेगा, बाइट द डस्ट, धूल चाटेगा। 31 द बिटर्स ऑफ लाइफ। बिटर माने क्या होता है, बिटर माने होता है कड़वा। बिटर्स माने जो कड़वी चीजें हो गई, बिटर्स एस लगा दिया। बिटर्स माने कड़वी चीजें, तो कड़वी चीजें क्या है, लाइफ की, यानी कड़वे अनुभव। तो द बिटर्स ऑफ लाइफ का मतलब है बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, जीवन के कटु अनुभव, ठीक है। इन लाइफ, जीवन में, ऑल ऑफ अस हैव टू फेस, हम सभी को सामना करना पड़ता है द बिटर्स ऑफ लाइफ, जीवन के कड़वे अनुभवों का, विच वी डू नॉट वांट टू रिमेंबर, जिन्हें हम याद भी नहीं करना चाहते। यानी आप भी देखो लाइफ में ना, आपको भी कोई ना कोई ऐसा कभी मौका आया होगा जो मतलब कड़वा बहुत अनुभव था, अच्छी नहीं लगी वो चीज आपको लाइफ में, और आप उसे याद भी नहीं करना चाहते, ठीक है। 32 वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड, किसी का अपना, अपना मांस और खून, यानी खून क्या होता है कि अपना खून है, यानी ये तो उसका कोई रिश्तेदार होगा, ठीक है। अपना खून है मतलब क्या है इसका, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड, किसी का अपना खून, यानी कोई अपना जानकार होगा, कोई नियर रिलेटिव होगा, कोई नजदीक का रिश्तेदार, तभी तो अपना खून बोलेंगे। तो इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, आधुनिक जो राजनीति है, उसमें मैनी पॉलिटिशियन माने बहुत से राजनीतिज्ञ फेवर माने फेवर करते हैं देयर फ्लैश एंड ब्लड, अपने नियर रिलेटिव्स का, अपने नजदीक के रिश्तेदारों का, ठीक है। 33 ब्लड एंड आयरन। ब्लड माने होता है खून, और आयरन माने क्या है, लोहा, यूज ऑफ फोर्स। और खून और लोहा का मतलब क्या है, मान लो कोई लड़ाई है, पहले जमाने में जो राजाएं हुआ करते थे वो क्या करते थे, लोहा तलवार ले ली और खून बहाने लगे, ठीक है। लोहा यानी तलवार लेके खून बहाने लगे, वो किस लिए बहाते थे, कि दूसरा जो कोई राज्य है उसे हम जीत लें, ठीक है, उसे भी अपने राज्य में मिला लें। तो ब्लड भी यूज करते थे, खून बहाना, एंड आयरन, और लोहे का, लोहे के तो होते हैं हथियार, किसके होते हैं भाई, लोहे के होते हैं। इन हिस्ट्री, इतिहास में, मैनी किंग्स, बहुत से राजाओं ने यूज माने प्रयोग किया, ब्लड एंड आयरन माने बल का प्रयोग, टू विन देयर इनिमी स्टेट्स, अपने शत्रु राज्यों को जीतने के लिए। तो इतिहास में बहुत से राजाओं ने अपने शत्रु राज्यों को जीतने के लिए किसका प्रयोग किया, हाँ, लोहे और खून का, यानी कि बल का प्रयोग, यहाँ बल के सेंस में आता है। जब ईडियम होता है नॉर्मल तो क्या है, खून और लोहा, लेकिन होता है यूज ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग। 34 ए ब्लेसिंग माने क्या होता है, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है भाई, हिंदी में कई बार गड़बड़ करते हैं, आशीर्वाद, ये इस पे यहां होता है, आ पे। इन डिस्गाइज माने छिपा हुआ, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी आशीर्वाद तो है लेकिन छिपा हुआ है। समटाइम्स विच सीम्स अनफॉर्चुनेट, जो चीज कभी कभी दुर्भाग्यशाली प्रतीत होती है एट फर्स्ट, शुरू में, बट इवेंचुअली प्रूव्स टू बी ब्लेसिंग या फॉर्चून, लेकिन अंत में वो क्या निकलता है, भाग्यशाली निकलती है, आशीर्वाद के तौर पे, आशीर्वाद के रूप में निकलती है। लगती कैसी है शुरू शुरू में, जैसे कि ये तो बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है। अर्ली फेल्योर्स आर नथिंग, शुरुआती जो असफलता है वो कुछ भी नहीं है, बट ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, केवल छिपी हुई वो है, क्या है, छिपे हुए वरदान एक तरह से। जो शुरू में ही हम कई बार असफल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बेकार हो गए,
वो कई बार छिपे हुए वरदान होते हैं। जैसे आप सिपाही की नौकरी देख रहे हैं और सिपाही आप लगे नहीं, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके लिए कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे, कोई और अच्छा अवसर आगे इंतजार कर रहा हो सकता है जिस नौकरी के लिए अभी आप कोशिश कर रहे थे उससे कहीं अच्छी आपकी नौकरी आगे लग जाए। तो कई चीजें क्या होती हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपे हुए वरदान। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ही ढिंडोरा पीटना, शेखी मारना। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो हैं किसी काम के नहीं, हु आर गुड फॉर नथिंग, बट दे ब्लो देयर ऑन ट्रम्पेट ऑल द डे लॉन्ग। लेकिन पूरे दिन क्या करते हैं, वो अपना ही ढिंडोरा पीटते हैं। ऑल द डे लॉन्ग पहले भी आया, देखो ईडियम आज ही की क्लास में आया था। थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन, ठीक है। अब बुल आई किसे बोलते हैं, आपने शूटिंग देखी होगी। शूटिंग मतलब फिल्म की शूटिंग नहीं, शूटिंग मतलब खेल जो होता है, शूटिंग निशानेबाजी, ठीक है। तो उसमें जो सबसे अंदर का केंद्र बिंदु होता है ना, बहुत सारे वो होते हैं, ये ऐसे ऐसे। मैंने तो कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में ड्यूटी भी दी है, करनी सिंह शूटिंग रेंज है एक दिल्ली में, और मैंने बहुत नजदीक से देखी है। तो वहां जो सबसे छोटा गोला होता है ना, उसे बोलते हैं बुल्स आई। तो बुल्स आई सेंटर ऑफ टारगेट, यानी जो हमारा लक्ष्य है उसका केंद्र बिंदु, उसे बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बुल्स आई। टू विन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स वन हैज टू हिट द बुल्स आई। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए किसी को भी बुल्स आई हिट करनी होती है। यानी बुल्स आई वहां पे नंबर होते हैं, ये मतलब एक ईडीएम के लिए मैंने बोल दिया है, बाकी वहां नंबर मिलते हैं कि आपने कौन से सर्किल में मारा, आपने यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ निशाना मारा, यहाँ मारा, तो सबके नंबर मिलते हैं और जुड़ने के बाद फिर फाइनल में जिसके सबसे ज्यादा होते हैं उसे गोल्ड मेडल मिलता है। नंबर 2, टू टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स। अब बुल माने क्या होता है भाई, बुल माने होता है सांड। टू टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स, और हॉर्न्स माने होते हैं उसके सींग, ठीक है। यानी किसी जो सांड है उसके साथ सींग पकड़ के भिड़ जाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फेस ए डिफिकल्टी, डिफिकल्टी आ रही है या डेंजर आ रहा है, विद करेज, साहस के साथ, ठीक है। अब देखो भाई, अगर सांड वैसे ही घूम रहा है पागल और आप उससे जाके सीधे ही लड़ जाओ तो वो पागलपन है, वो तो साहस नहीं है। लेकिन किसी के कोई परिवार का सदस्य है या किसी और की जान बचाने के लिए अगर वो सांड से भिड़ जाए और उसके सींगों को पकड़ ले, तो वो फिर पागलपन नहीं है, फिर वो क्या हो जाएगा, साहस या हिम्मत, ठीक है। टू फेस ए डिफिकल्टी या डेंजर विद करेज, मुश्किल या खतरे का जो सामना साहस और हिम्मत से करे ना, उसे बोलते हैं टू टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स। ही इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, वह बहुत बहादुर व्यक्ति है, पर्सन माने व्यक्ति। Whenever he is in difficulty, वह जब भी कठिनाई में होता है, he takes the bull by the horns, तो वह उस मुश्किल का या खतरे का हिम्मत से सामना करता है। होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 3, ए बंच ऑफ 5। अब देखो भी 5, 1 2 3 4 5, मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक है, इसकी फिंगर 1 2 3 4 5, ठीक है। ए बंच ऑफ 5, 5, ये जो 5 है ना उंगलियां, अब इनको अगर इकट्ठा करके हम मिला दें तो वो क्या बन जाती है, एक वो बन जाता है मुक्का, बन गया ना मुक्का। तो फिस्ट माने मुक्का, जब पांचों को हम गुच्छा बना लें, पांचों को बंद कर लें उंगलियों को, तो हो जाएगा मुक्का। वेन ही मेट ए थीफ ऑन द वे, जब रास्ते में उसे एक थीफ यानी चोर मिला या वह एक चोर से मिला, ही हिट ए बंच ऑफ 5, तो उसने मुक्का मारा ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, ठीक है। कहीं उसे चोर ने पकड़ लिया था तो उसने अपने बचने के लिए क्या किया, चोर के चेहरे पे मुक्का मार दिया। आगे देखिए, देखिए बहुत सारे इडियम में मैंने बताया था ना आपको, कॉमन सेंस लग जाना है, कॉमन सेंस, बस वो याद रखना है। मैं इसे पिक्चराइजेशन से और कई तरीके से पढ़ा सकता था, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। 3-4 एग्जाम तो मैंने भी निकाले ही हैं दोस्तों, तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब तक आप ना इनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे और अपने दिमाग के हिसाब से नहीं, अगर मैं आपको कोई इमेज यहाँ बना के दे दूं, उस इमेज से आप जोड़ोगे ना इसे, तो ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। ज्यादा टाइम तब रुकेगा जब आप अपने दिमाग से कुछ ऐसा बनाते हैं और इसे बार बार रिवाइज करते हैं। तो देखो ये भी कॉमन सेंस है। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट माने क्या होता है, मध्य रात्रि यानी आधी रात। आधी रात को कौन तेल जलाएगा, देखो आजकल तो भाई वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, लाइट है, इन्वर्टर है। पहले क्या होता था, लैंप होती थी, डिबिया होती थी पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। तो लैंप जो है उसमें क्या डलता था, उसमें डलता था तेल, यानी मिट्टी का तेल होता था पहले।
तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में आधी रात में तेल कौन जला रहा होगा? वो जला रहा होगा कि कोई स्टडी कर रहा होगा या कार्य कर रहा होगा, ठीक है? या तो स्टडी करेगा कोई या काम करेगा, जबरदस्ती थोड़ी तेल फूकेगा। देर रात तक पढ़ाई या कार्य करना। तो वन हु बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, एक ऐसा व्यक्ति जो रात तक पढ़ता है या रात तक मेहनत करता है, विल डेफिनेटली, वो निश्चित तौर पे सक्सीड माने सफल होगा, वनडे माने एक दिन। ऐसा व्यक्ति जो रात में यानी आधी रात तक मेहनत करता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल मतलब रात तक मेहनत कर रहा है, उसकी डिबिया उसका लैंप जल रहा है अभी भी। इसका मतलब जो आधी रात तक मेहनत करता है, कार्य करता है या पढ़ाई करता है, वो निश्चित तौर पे सफल होगा। आगे, एन आयरन विल, विल माने होती है इच्छा और आयरन माने लोहे की। भाई लोहे की इच्छा का क्या मतलब है? यानी दृढ़ इच्छा। लोहा कैसा होता है? मजबूत होता है ना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। एंड आयरन विल का मतलब है स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्योंकि लोहा कैसा होता है? बहुत मजबूत। तो सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन विल। आगे चलिए, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है? अब देखिए, हेड और शोल्डर्स दो इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। हेड माने सिर, और सिर में क्या होता है? दिमाग। और दिमाग ये माना जाता है कि जितना पुराना होता जाएगा उतना उसमें अनुभव आता जाएगा, और उतना ही वो क्या होता जाएगा? एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी होता जाएगा, और उतना ही विकसित होता जाएगा। और शोल्डर माने क्या होता है? कंधे। कंधे किसके प्रतीक माने जाते हैं? मजबूती के। जिम जाते हो तो देखते हो ना कंधे, भाई कंधे कैसे हो गए? तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि शोल्डर किसी के यंग है, यानी उसकी उम्र तो ज्यादा नहीं है लेकिन दिमाग उसमें काफी है। इसका मतलब क्या होगा? ए यंग पर्सन, एक ऐसा नौजवान व्यक्ति हु एक्ट्स, जो एक्ट माने कार्य करता है, और स्पीक माने बोलता है, लाइक एन ओल्डर पर्सन, अपनी भी उम्र से ज्यादा। यानी ऐसा होता है ना कई बार कि भाई ये तो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार है। कोई कोई आपको 20 साल का आदमी ऐसे बात करता मिलेगा जैसे वो 40 साल का हो, तो वो क्या है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। और कोई कोई 40 का भी ऐसे मिलेगा जैसे वो 20 साल का हो, ठीक है? तो द सेलेक्टर्स हैव गिवन हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलेक्टर्स चयनकर्ताओं ने हैव गिवन हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे जिम्मेदारी दी है, ऑफ कैप्टनसी, कैप्टनशिप करने की, ठीक है, कप्तान बनने की, व्हाइल ही इज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, जबकि वो केवल कितना है? 17 ही साल का है। तो क्या होगा? इसका मतलब भाई वो बुद्धिमान प्लेयर होगा, ठीक है? ही हैज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। क्यों? क्योंकि वह अपनी उम्र से भी अधिक समझदार है। देखो, प्लेयर बन सकता है आदमी 15 साल की उम्र में भी, लेकिन कप्तानी चलाने के लिए क्या है? किसी भी मामले में उसे समझदार होना जरूरी है। तो यहाँ क्या है? वो ये समझदार है, इसलिए 17 साल की उसे कैप्टनशिप मिल गई। आगे देखिए, टू ऐड माने जोड़ना, इंसल्ट माने अपमान, इंसल्ट माने क्या है? अपमान, और इंजरी माने जख्म। यानी किसी का जख्म तो पहले ही लगा हुआ है, किसी को उसमें क्या और ऐड कर दिया? अपमान और ऐड कर दिया। यानी कि जो स्थिति थी उससे भी ज्यादा खराब हो गई होगी ना। मान लो जैसे बच्चे हैं आजकल, कोई जा रहे हैं बहुत तेज जा रहे हैं, और बाइक पे मान लो लग गई चोट किसी के, तो जख्म तो हो गए, वो जख्मी हो गए ना। आपको नहीं चलना है भाई बहुत तेज बाइक पे, और हेलमेट लेके चला करो। आप अपने माँ बाप की संपत्ति हो, और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी महंगी संपत्ति हो, और आप इसे ऐसे ही लिए घूमते हो, तो भाई हेलमेट लेके चला करो, ठीक है? टू एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जख्म तो पहले ही था, अपमान और कैसे? कि जाके कोई कहता है, अरे भाई ये तो मरते ही जब ये इतनी तेज तो चलावे हैं बाइक, इन्हें तो मरना ही हो भैया। तो ऐसे नहीं कहना है भाई, जो हो गई स्थिति ठीक है, कोई बात नहीं, फिर वहां जाके ऐसा नहीं है, अपमान और जो उसका जो जख्म है उस पर नमक और छिड़को एक तरह से, ठीक है? टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, पहले ही स्थिति खराब है उसे और अधिक बेकार कर देना, ठीक है? यानी और अधिक बेकार या नुकसान के अलावा किसी की बेइज्जती भी करना, दोनों चीजें। अब आपको देखो इसका जो सेंटेंस में यूज है वो कैसे है? एन इल ट्रीटमेंट टू ए विक्टिम ऑलवेज एड्स इंसल्ट टू इंजरी, माने बुरा व्यवहार, इल ट्रीटमेंट में बुरा व्यवहार, टू ए विक्टिम, किसी मामले में कोई पीड़ित है उसके साथ आप बुरा व्यवहार और करो, ऑलवेज एड्स इंसल्ट टू इंजरी, ऐसा काम हमेशा क्या करता है? कि नुकसान के अलावा उसकी बेइज्जती भी करता है या स्थिति को और भी अधिक बेकार कर देता है। 8 नंबर, टू नो समथिंग इनसाइड एंड आउट, देखो किसी चीज को जानना, इनसाइड माने अंदर से भी, एंड आउट, मान लो ये चीज है, इसके दो पहलू कौन से हैं? एक तो अंदर और एक ये बाहर। जैसे कोई इंसान भी है,
वो कुछ अंदर से होता है और कुछ फिर वो बाहर से भी होता है, ठीक है। यानी अगर आप किसी इंसान को अंदर से भी जान गए कि उसकी फितरत कैसी है, और बाहर से भी, कई बार बाहर से कठोर लगेगा लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा, कई बार बाहर से सॉफ्ट रहेगा लेकिन अंदर से वो बहुत बेकार आदमी होगा, ठीक है। तो यानी उसे आप पूरी तरह जान गए। किसी चीज को आप इनसाइड से भी जान जाओ, आउट से भी जान जाओ, इसका मतलब है टू नो समथिंग थॉरोली एंड परफेक्टली, किसी चीज को पूरी तरह से जान जाना। बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, पैसे लगाने से पहले, यू शुड नो इट इनसाइड एंड आउट, तुम्हें इसे पूरी तरह से जान लेना चाहिए। 9 नंबर, टू पास द बक। आपने एक गेम देखा होगा, अभी वेलकम मूवी देखी है आपने? वेलकम, वेलकम अक्षय कुमार की है, वेलकम। उसमें ना लास्ट में फिरोज खान जी आते हैं और वो मतलब एक बॉल सी होती है, वो कहते हैं ये सबके हाथ में पास करनी है, ये ऐसे लोग हैं तो पास करनी है, पहले इसे, ये इसे देगा, ये इसे देगा। उसी टाइम पे फिर वो एक ना बर्जर होता है, उसे बजा देते हैं। तो जिस टाइम पे बर्जर बजता है, जब बॉल जिसके हाथ में होती है उसको मतलब कुछ भी काम जो भी होता है कि उसकी जिम्मेदारी लेनी होती है, ठीक है। जो भी बोला जाए उसकी जिम्मेदारी उसी आदमी की हो जाती है। तो टू पास द बक माने कई बार चलता है, कई जगह चलता है टू शिफ्ट या पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिफ्ट माने थोपना या आगे बढ़ाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी को। टू पास द बक माने जिम्मेदारी या दोष को किसी और पर थोपना। समवन हु डज नॉट स्टडी, जो पढ़ता नहीं है। इवेंचुअली माने अंत में, मैंने पिछले में भी करवाया था, इवेंचुअली माने अंत में। पासिस द बक ऑफ हिज फेल्योर, अपनी असफलता का दोष किसे देगा वो? टू हिज टीचर। अरे हम तो पढ़ाए नहीं भैया, हम तो बहुत होशियार है, नहीं हम तो आईपीएस भी बन जाते, कोई ढंग का मास्टर ही ना मिला। तो भैया मास्टर तो मिल जाएंगे, आप अपनी मेहनत भी करो, ठीक है। नंबर 10, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू मैनी आयरन्स, देखो जो ये होते हैं ना, कई लोग जो लोहे से कुछ बनाते हैं, तो वो एक टाइम पे क्या करते हैं, लोहे की एक ही छड़ उसमें आग में अंदर डालते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है टू मैनी, यानी ये भट्टी है और इसमें इतनी सारी छड़ डाली हुई है, बहुत सारी। इसका मतलब क्या है? डूइंग मैनी टास्क एट ए टाइम, एक ही समय पर कई कार्य करना, या डू मैनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पर कई सारी चीजें करना। साइमल्टेनियसली माने होता है एक ही टाइम पे, मान लो ये काम भी हो रहा है और ये काम भी हो रहा है और दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, तो ये बोला जाता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। एज ही हैज चार्ज ऑफ 3 मिनिस्ट्रीज, क्योंकि उसके पास 3 मंत्रालयों का चार्ज है। अवर मिनिस्टर हैज टू मैनी आयरन्स इन द फायर, तो उन्हें एक ही वक्त पे कितने बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। 11 नंबर पे आ जाइए, ए ड्रॉप इन द ओसीन। देखो ड्रॉप माने क्या होती है? बूंद। ओसीन माने सागर। सागर में बूंद कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी? बिल्कुल ना के बराबर। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मात्रा में बहुत कम, नगण्य, ना के बराबर। द ओवर टाइम गिवन टू प्राइवेट एम्प्लॉइज इज लाइक ए ड्रॉप इन द ओसीन। जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनको जो ओवर टाइम दिया जाता है वो कितना है? ना के बराबर है, नगण्य है। 12, टू बिल्ड कासल्स इन द एयर। कासल माने होता है किले। अब देखो बिल्कुल ये भी हमें ना वर्ड जो हैं इन्हें समझ लेंगे, इन्हीं से आ जाएगा क्लियर। टू बिल्ड माने बनाना, कासल्स माने किले, इन द एयर माने हवा में। हवा में किले बनते हैं भाई? हवा में तो किले कहीं नहीं बनते। आप बताओ, पहले नींव रखनी पड़ेगी ना नीचे जमीन पे। तो मेकिंग स्कीम्स विच आर इम्पॉसिबल टू हैपन, अगर कोई ऐसी स्कीम, योजनाएं बनाता है जो इम्पॉसिबल माने असंभव है, हैपन माने होनी, या डे ड्रीमिंग, दिन में ही कोई सपने देख रहा है, हवाई किले बना रहा है, ठीक है। तो तो टू बिल्ड कासल्स इन द एयर का मतलब है हवाई किले बनाना। ही डज नॉट वर्क हार्ड टू सक्सीड, वह मेहनत करने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करता है। ही इज ओनली बिल्डिंग कासल्स इन द एयर फॉर ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन क्या करता रहता है? हवाई किले बनाता रहता है। जैसे अब तो मान लो कोई मेहनत ना करे, ना दौड़ने जाए, ना किताब पढ़े, और बस लेटा लेटा, अब तो मेरी अगले महीने नौकरी लग जाएगी, फिर 75,000 रुपये अकाउंट में आएंगे, फिर उन 75,000 रुपये से मैं एक गाड़ी ले लूंगा, फिर एक मैं मोबाइल ले लूंगा आईफोन। तो क्या वो लेगा कुछ भी? वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो तो केवल हवाई के लिए बना रहा है, जो सिलेक्शन के लिए मेहनत चाहिए वो तो वो कर ही नहीं रहा, ठीक है। आगे देखिए, ए बुल इन चाइना शॉप। बुल माने फिर से सांड, और चाइना शॉप माने
चीन जो है देश, उसके सामान की कोई शॉप है, उसमें बुल को छोड़ दिया जाए। चीन का सामान माना जाता है बहुत ही कैसा, वीक, कमजोर। कैसा माना जाता है, क्या माना जाता है भाई, माना जाता है बहुत ही कमजोर। अब जो इतना कमजोर है तो इसका मतलब अगर उसमें सांड छोड़ दिया तो पूरा बेकार हो जाएगा सिस्टम, है ना। तो ये सेम चीज है। ए रफ पर्सन वेयर स्किल एंड केयर इज रिक्वायर्ड, गंवार व्यक्ति वहां छोड़ दिया जहां पे जरूरत है बहुत ज्यादा सावधानी की और कौशल की। तो वर्कर, दिस वर्कर ऑफ द शॉप इज ए बुल इन चाइना शॉप। अब बोर्ड देखो, बोर्ड पर लिखी हुई है कोई चीज, बोर्ड के ऊपर कोई चीज लिख दी तो वो क्या होगी, स्पष्ट होगी ना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी सामने लिखी हुई है, कुछ छिपा भी नहीं है उसमें। तो ही इज एन आइडियल लीडर एंड हेंस वह एक आदर्श नेता है, और इसलिए ऑल हिज पॉलिसीज आर अबव बोर्ड। ऑल हिज पॉलिसीज, उसकी जितनी भी योजनाएं वो क्या है, अबव बोर्ड, ईमानदार हैं या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एडम्स एल, एडम्स एल को बोलते हैं प्योर वाटर, ठीक है, शुद्ध जल। प्लीज गेट मी ए ग्लास ऑफ एडम्स एल। अब इसके पीछे एक कहानी है। देखो, सबसे पहले जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्या मानते हैं कि आदम और हव्वा, यानी सबसे पहले जन्म हुआ था एडम का, ठीक है। तो एल माने वैसे क्या होता है, एल माने शराब या बियर, उस टाइप की चीजों को एल बोलते हैं। तो एडम के टाइम पे जो उनके लिए शराब बियर क्या थी, मतलब उनके लिए तो जो पानी था ना, शुद्ध प्योर वाटर, वही शराब था और वही बियर, ऐसी कोई चीज नहीं थी ना उस टाइम पे। तो एडम्स एल, एडम के लिए तो बियर क्या होगी, वो होगी पानी, जो शुद्ध पानी है वही, उस टाइम पे था ही वो, तो इसलिए इसे बोलते हैं एडम्स एल। आगे देखिए, ए हेयर ब्रेड्थ स्केप। हेयर ब्रेड्थ माने बाल के जितने चौड़ा, यानी जितना बाल होता है ना, बाल कितना चौड़ा होता है भाई, बहुत कम होता है ना। स्केप माने बचाव। ए हेयर ब्रेड्थ यानी बाल के जितनी चौड़ाई का बचाव, यानी किसी से आप बचे, मान लो कितनी चौड़ाई से, कितनी दूरी से, जितना बाल होता है, इसका मतलब तुम बहुत मुश्किल से बचे ना, बहुत ही बाल बचे, तो इसलिए वेरी नैरो स्केप, बाल बचना। यस्टरडे मोहन हैड ए हेयर ब्रेड्थ स्केप इन ए कार एक्सीडेंट। कल एक कार एक्सीडेंट में मोहन बाल बचा। आगे देखिए 17, एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर, आराम से, ये आर्म की जगह बोल दो एन आराम चेयर जॉब, ठीक है, यानी जिस जॉब में क्या हो, आराम की चेयर हो, एक आरामदायक चेयर हो। तो आरामदायक चेयर किसको मिलेगी भाई, अगर कोई बाहर बैठ के गार्ड की नौकरी कर रहा है उसे थोड़ी मिलेगी। एक गुड इनकम जॉब, ऐसी जॉब जिसमें अच्छी इनकम हो और बहुत ज्यादा आराम भी हो, ठीक है, आराम भी हो और इनकम भी ज्यादा हो। रवि हैज गॉट एन आर्म चेयर जॉब आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क इन स्टडीज। सालों स्टडी में मेहनत करने के बाद रवि को एक आरामदायक जॉब मिली है, अच्छी इनकम वाली और आरामदायक जॉब मिली है। ऑन द जॉब, ऑन द जॉब माने होता है चौकन्ना, यानी वो हमेशा जब भी वो ड्यूटी पे, अलर्ट, चौकन्ना। व्हेनेवर ही इज प्रेजेंट ऑन ड्यूटी, जब भी वो प्रेजेंट होता है ड्यूटी पे, ही इज ऑन द जॉब, तो वो कैसा होता है, चौकन्ना या होशियार, ठीक है। ऑन द जॉब यानी जॉब पे तो जॉब पे ही है, ऐसा नहीं है कहीं और सोच रहा है, वो है फिलहाल नौकरी कर रहा है तो बिल्कुल जॉब पे उसकी पूरी थिंकिंग है, इसलिए ऑन द जॉब, ठीक है। 19 पे आ जाइए साथियों, एन ओल्ड फ्लेम, ये याद ही कर लेना भाई, इसका मुझे नहीं मिला कोई भी। ए फॉर्मर लव, पुराना प्यार। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज ओल्ड फ्लेम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। वह बहुत खुश था जब उसने अपने पुराने प्यार को बहुत समय बाद देखा। एट ऑड्स, ऑड क्या है देखो, ऑड इवन होता है ना, ऑड, ऑड माने होता है विषम, और विषम का मतलब होता है कि एक दूसरे से सहमत ना हो, एक दूसरे से सहमत ना हो। तो इन दिस एग्रीमेंट, असहमति में, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वर एट ऑड्स ओवर द इश्यू ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी। जीएसटी लागू करने के मुद्दे पर बहुत सारी जो पार्टियां हैं, विभिन्न जो पार्टियां हैं, वो आपस में असहमत थी। तो एट ऑड्स माने असहमत, ठीक है। बैड एग, वर्थलेस पर्सन, आपके पास ये एग की कैरेट है, ठीक है, क्या है ये, एग की कैरेट, अंडों की। अब इसमें बहुत सारे अंडे हैं, ठीक है, अब इसमें एक बेकार अंडा है, बेकार अंडा है, वो आपके किसी काम का रहेगा नहीं, रहेगा ना, जो बेकार है वो तो बिल्कुल काम का नहीं रहेगा। ये अंडा ही क्यों, कोई भी आप फल लेके आए बहुत सारे, उसमें एक सड़ा हुआ सेब है, ठीक है, आप संतरा लेके आए, एक सड़ा हुआ संतरा है, तो बेकार है ना आपके लिए। तो ऐसे ही अ वर्थलेस पर्सन, बैड एग माने वर्थलेस
पर्सन, अनुपयोगी व्यक्ति, ए क्रिमिनल ऑलवेज बिकम्स ए बैड एग फॉर द सोसाइटी। तो जो क्रिमिनल होता है वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, वो समाज के लिए अनुपयोगी व्यक्ति, जो रहे तो ठीक और ना रहे तो भी ठीक। आशा है आपकी समझ में आए होंगे साथियों यहाँ तक। आगे देखते हैं। कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। लाल का मतलब है लाल नहीं कुछ भी, यानी रंगे हाथों पकड़े जाना, ठीक है। समवन कॉट वाइल कमिटिंग ए क्राइम, और रंगे हाथों कब पकड़ा जाता है, मान लो कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है और उसी टाइम पे पकड़ लिया, यानी कोई भी क्राइम कर रहा हो उसे उसी वक्त, क्राइम करते वक्त ही पकड़ लिया जाए तो उसे बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा जाना। द थीफ वाज बिटन बाय द पब्लिक, जो चोर है वो पब्लिक के द्वारा पीटा गया क्योंकि वह रंगे हाथ पकड़ा गया था। टू बी इन गुड बुक्स ऑफ समवन, हम किसी के बारे में ना राय बनाते हैं। हमारी दो तरह की राय होती हैं, एक तो वो अच्छा व्यक्ति है और कुछ लोगों के बारे में बनाते हैं वो बुरा व्यक्ति है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हम ये जो राय बना रहे हैं ना वो अपनी एक किताब में लिखते हैं सब, ठीक है। तो जो अच्छी किताब में हम लिखेंगे, अच्छी वाली में इसका मतलब है वो अच्छी बुक में है, यानी कृपा पात्र है, और जो बेकार वाली जो है श्रेणी उसमें हम रखेंगे तो इसका मतलब वो कृपा पात्र नहीं है। तो ये दोनों देखिए यही है सेम। टू बी इन गुड बुक्स ऑफ समवन यानी टू बी लाइक्ड और ट्रीटेड नाइसली बाय समवन, किसी के द्वारा पसंद किए जाने वाला, यानी जिस पे कृपा रहती है। अगर कोई किसी को पसंद करेगा तो उस पर कृपा करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो रवि इज ए डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें जो डिसिप्लिन्ड होगा उस पर सबकी कृपा रहेगी, ठीक है। हैंस ही इज इन गुड बुक्स ऑफ ऑल हिज टीचर्स, जब अनुशासित रहेगा तो सारे टीचरों की गुड बुक्स में वो रहेगा। टू बी इन बैड बुक्स ऑफ समवन, आउट ऑफ फेवर यानी कृपा पात्र ना होना। रोहित इज एन अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एंड हैंस ही इज इन बैड बुक्स ऑफ ऑल हिज टीचर्स, यानी कि अगर अनुशासित है बच्चा तो टीचर जो है उसे पसंद करेंगे, अनुशासित नहीं है तो टीचर उसे पसंद नहीं करेंगे। आगे आ जाइए। अज्यूम एयर्स, एयर्स माने होता है देखो भाई अकड़ या दिखावा, तो यह है टू शो सुपीरियरिटी। एयर्स माने अकड़ या दिखावा, तो इसका मतलब क्या होगा, टू शो सुपीरियरिटी, बड़प्पन दिखाना किसी मामले में। अजूम एयर्स, एयर माने देखो कितना अंतर है, एयर माने हवा, एयर्स हो गया तो दिखावा करना, अकड़। आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद ही हैज स्टार्टेड अजूमिंग एयर्स, उसने बड़प्पन दिखाना शुरू कर दिया है। 26 बीट द एयर, अब बीट द एयर का मतलब बीट माने पीटना, और हवा को पीटने का क्या फायदा होता है भाई। अगर कोई चीज मान लो कोई आपके साथ मतलब आपको पिटाई करके चला गया और वो जैसे ही गया ना आपने पीछे से धरती में लठ मारने शुरू कर दिए, यानी आपने हवा को पीटना शुरू कर दिया, तो कोई फायदा है उसका। तो टू मेक यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ कोशिश करना, या आपने एक सांप देखा, आप लठ लेने गए, लेके आए, उतने में वो सांप तो चला गया, आप फिर ऐसे ही पीट रहे हो लकीर को, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इफ यू ट्राई टू रिफॉर्म ए हार्ड कोर क्रिमिनल, अगर तुम एक क्रिमिनल जो बहुत ज्यादा मतलब क्रिमिनल पूरी तरह बन चुका है उसको सुधारना चाहते हो, तो इट इज लाइक बीटिंग द एयर, ये कैसा है, व्यर्थ कोशिश करना है, क्योंकि वो सुधार कभी भी नहीं होगा उनमें। 27 टू ब्रेक द आइस, ठीक है, टू स्टार्ट या टू मेक ए बिगिनिंग, शुरुआत करना है किसी चीज। वैसे ब्रेक द आइस नॉर्मली कहाँ होता है साथियों, मान लो कि यहाँ सभा बैठी है पूरी की पूरी, सारे लोग बैठे हैं, तो वहां पे बिल्कुल शांति है, क्योंकि वहां कोई ना कोई मुद्दा जो है, कोई ना कोई टॉपिक ऑफ इशू जो है वो क्या किया जाना है, वो डिस्कस किया जाना है, तो सब चुप है। तो जो यहाँ इस चुप्पी में शुरुआत करेगा, जो इस चुप्पी में शुरुआत करेगा उसे बोलेंगे टू ब्रेक द आइस। द प्रिंसिपल ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टीचर टू हिज स्टाफ, प्रिंसिपल ने शुरुआत की किस चीज की, नए टीचर को अपने स्टाफ से परिचित कराने की। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आ जाइए 28 पे, बिलो वंस ब्रीथ और अबव वंस ब्रीथ। टू स्पीक सॉफ्टली, देखो सांस जो हमारी आवाज होती है, सांस की बहुत धीमे धीमे बोलते हैं ना, सांस की आवाज जो बहुत नजदीक जाके किसी के देखोगे तो पता चलेगी वो सांस ले रहा है, आवाज भी आती है उसमें, दूर से तो नहीं चलेगी। तो यानी कि जो सांस की आवाज होती है, ये सांस की आवाज है, मान लो ये सांस की आवाज का लेवल है। बिलो वंस ब्रीथ,
जो सांस की जो आवाज होती है उससे भी धीमे बोले, इसका मतलब क्या होगा, वो बोल रहा है टू स्पीक सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे बोलता है, ठीक है। और इससे ऊपर बोले यानी सांस की आवाज से, तो फिर तो सब सुनेंगे उसे, तो उसका मतलब होता है टू स्पीक लाउडली, यानी जोर जोर से बोलना। अगर हमारी सांस की आवाज है नॉर्मल, इससे भी कोई नीचे बोलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बोलना, और इससे ऊपर बोलेगा तो उसे हम बोलेंगे जोर जोर से बोलना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू हिम, उससे बातचीत करना बहुत मुश्किल है, एज ही स्पीक्स बिलो हिज ब्रीथ, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। और इसमें यू कैन नॉट हैव एनी सीक्रेट टॉक, तुम कोई गोपनीय बात नहीं कर सकते हो विद हिम, माने उसके साथ, एज ही स्पीक्स अबव हिज ब्रीथ। और कोई एक आदमी ऐसा है जिसे तेजी बात करने की आदत हो, तो आप उससे जाके कोई भी सीक्रेट बात करोगे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो तो उसका जवाब जो जोर जोर से बोल के देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बिलो है इसकी जगह कभी कभी वर्ड अंडर भी आता है, उसका भी सेम ही मीनिंग है, अंडर वंस ब्रीथ, इसका मतलब भी वही है, बिलो वंस ब्रीथ। नंबर 30, टू मेक वंस ब्रेड, यह मेक का मतलब है कमाना, अपने लिए आजीविका कमाना, यानी अपने लिए 2 रोटी का जुगाड़ करना। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राम एक ईमानदार व्यक्ति है, हु वांट्स टू मेक हिज ब्रेड बाय ऑनेस्ट मींस, जो अपनी आजीविका कमाना चाहता है, कैसे, ईमानदारी के साधनों से, ठीक है। आगे चलते हैं। टू टेक द ब्रेड आउट ऑफ वंस माउथ, टेक माने लेना, ब्रेड माने रोटी, आउट ऑफ वंस माउथ। देखो भाई, रोटी किसी के मुंह से ले लेना, अब क्या आप देखते हो, जैसे कोई रोटी खा रहा हो तो क्या आप उसके मुंह से रोटी निकालोगे, नहीं निकालोगे ना, यानी शब्द बस ऐसे ही है। वो तो अगर मुंह से निकाल दे रोटी तो आदमी खुद भी नहीं खाएगा दोबारा, तो ये बस शब्द हैं जिनका अर्थ क्या है, टू डिप्राइव समवन ऑफ हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, किसी की रोजी रोटी छीनना। जैसे कोई किसी छोटे, मान लो एक बैल है, वो बैल से अपना काम करके क्या करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है। अब कोई वहां गुंडा बदमाश गया, उसने कहा ये बैल तो मुझे चाहिए, उसे पैसे भी नहीं दिए और बैल भी ले लिया, तो क्या हो गया, टू टेक द ब्रेड आउट ऑफ वंस माउथ, उसने रोटी नहीं ली, लेकिन जिस चीज से रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वो तो उसने छीन ली ना, तो इसे ही बोलते हैं टू टेक द ब्रेड आउट ऑफ वंस माउथ। ए गुड पर्सन नेवर टेक्स द ब्रेड आउट ऑफ अदर्स माउथ, एक अच्छा व्यक्ति कभी भी दूसरे की रोजी रोटी नहीं छीनता है। ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, वेरी लकी, ब्रेड माने आपकी रोटी, बटर्ड माने उस पर मक्खन लगाया, ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह। भाई मक्खन किसके पे लगता है, मक्खन तो जब आदमी ठीक ठाक रोटी कमा रहा है तभी तो, वरना घी तो 700-800 रुपए किलो है, 700-800 रुपए किलो का घी कहां से लगाया जाएगा, एक तरफ ही नहीं लगाया जाता, दोनों तरफ तो लगाया कैसे जाएगा। यानी जब दोनों तरफ लग रहा है, इसका मतलब वेरी लकी, कोई आदमी बहुत अच्छी जो है भाग्यशाली है वो, या बहुत अच्छी परिस्थिति में है। तो वेरी लकी है टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम 2 साइड्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे उसे 2 जगह से क्या मिल रहा है, बढ़िया क्या मिल रहा है भाई, लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो अमर इज ए बैंक मैनेजर, अमर बैंक मैनेजर है, नाउ हिज वाइफ हैज आल्सो गॉट ए गवर्नमेंट जॉब इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब उसकी वाइफ को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक जॉब मिल गई है, तो हिज ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, तो हो गई ना भाई अच्छी परिस्थिति, यानी ब्रेड होगी बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ जो साथी उन्होंने क्वेश्चन किया था जी, ये आएंगे कैसे, देखिए या तो ये ऐसे लिख के देगा कि ये ईडियम का अर्थ बताओ, सिंपल ये, और इसके आगे फिर ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे टू टेक द ब्रेड आउट ऑफ वंस माउथ, एक होगा टू डिप्राइव समवन ऑफ हिज मींस ऑफ लाइवलीहुड। ऐसा हो सकता है ये बिल्कुल सेम वर्ड आपको लिखे ना मिले, पर अर्थ वही मिलेगा, अर्थ वही निकलना चाहिए। और एक इसके सामने लिखा होगा ये वेरी लकी, और 2 और लिखे होंगे, तो आपको पता होगा अगर टू टेक द ब्रेड आउट ऑफ वंस माउथ माने ये है किसी को वंचित करना, तो शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर रहेगा तो भी आप देख लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि एक ये देगा सेंटेंस पूरा, और इसमें ऐसे ही बोल्ड कर देगा इसे, और अंडरलाइन भी कर सकता है, और कहेगा कि जो अंडरलाइन जो शब्द हैं उनका अर्थ कौन से ऑप्शन से मिलता है, उसके बाद 4 चीजें वो दे देगा, ठीक है। उसमें भी एक ये और 2 और, यानी 2 तरीके से आता है, तो सिंपल ये ईडियम लिखेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन, या पूरा सेंटेंस लिख के ईडियम वाले हिस्से को वो बोल्ड कर देगा। जब हम सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं ना, इससे थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है जब ये पूरा सेंटेंस दिया होता है, वैसे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो समझ में वैसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये करना है, एक मैं फिर आपसे कहता हूँ, तो नाउन चैप्टर में ही हम 10 से 15 जो है रोजाना इन्हें फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी आगे चलते चलेंगे और वॉकअप जो हुई है उसे डिस्कस करते चलेंगे, उसे बाद में फिर से रिवाइज
करते चलेंगे तो आसानी से हो जाएगी। रिवाइज बहुत जरूरी है और मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसके बगैर बिल्कुल भी भला आप लोगों का नहीं होगा अगर आप उसे रिवाइज नहीं करते हो। ये हमारी मातृभाषा नहीं है, इसे हम इतनी जल्दी नहीं ग्रहण करते हैं। तो बस काम क्या करना है कि इसे जो है आप बस 2-3 बार रिवाइज 3-4 दिन में करते रहो। इसीलिए मैं पूरे सेंटेंस का भी अर्थ बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अर्थ भी निकलना जो है वो सीख जाओ आप, क्योंकि ये जो अर्थ है जो आपको ये थोड़ा सा पता चलता रहेगा ना, इससे आपको वर्ड मीनिंग भी मिल रहे हैं बीच बीच में, इससे आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं। जब समझ रहे हैं तो वो आपका ना किस किस में काम आएगा, वो क्लोज टेस्ट जब आते हैं खाली स्थान उसमें भी काम आएगा, वो कंप्रीहेंशन आते हैं जो यानी पैसेज जो आता है उसमें भी काम आएगा, वो PQRS में भी आएगा। इसीलिए मैं जो है सेंटेंस में यूज करके आपको दिखा रहा हूँ इसे। तो अब थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, थोड़ी मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही भाई बेड़ा पार हो जाएगा। बुल मार्केट, बुल मार्केट देखिए शेयर मार्केट होती है ना, उसमें जो है 2 तरह के लोग होते हैं। बुल उसे बोलते हैं तेजड़िया, और एक होता है बियर, ये आपने इकोनॉमी में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, इसे बोलते हैं मंदड़िया। ठीक है, इसके सींग होते हैं ना बुल के, तो ये ऐसे याद रख लेना, सींग जो है सींग किधर को उठेंगे, ऊपर को ही उठेंगे हमेशा, है ना। सींग जैसे ही वो थोड़ा सा करेगा सिर ऊपर को उठेंगे, और जो भालू है उसके पैर नीचे को आएंगे, सींग तो होते नहीं। तो बुल माने तेजड़िया, यानी जो ये सोचता है ना कि आगे को शेयरों की कीमत जो है बढ़ेगी, उसे बोलते हैं तेजड़िया। और जो ये सोचता है कि आगे को शेयर जो है उनकी कीमत गिरेगी, उसे बोलते हैं मंदड़िया। तो जो तेजड़िया है क्या करेगा बताओ भाई, जो कहेगा कि आगे को बढ़ेगी शेयरों की कीमत, तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारा खरीद लेगा। ये आपकी इकोनॉमी का भी हो गया, वो बहुत सारा खरीद लेगा कि अभी खरीद लेता हूं, जब कीमत बढ़ेगी तो बेच दूंगा। और जो मंदड़िया है यानी जो बियर है, वो क्या सोचता है कि अभी बेच देता हूं, अभी मेरे पास कुछ पैसे फालतू आ रहे हैं, अब जैसे ये बढ़ेगी, सॉरी जैसे ये जो है फिर से डाउन जाएगी, मंदी आएगी, यहाँ पे कम कीमत के हो जाएंगे शेयर, फिर से खरीद लूंगा। यानी आज एक ही चीज को 100 में बेच देता हूं, 70 में फिर मिल जाएगी वो। ये क्या सोचता है तेजड़िया कि आज खरीद लेता हूं 80 रुपए में या 100 रुपए में, कल को वो 120 में बेच दूंगा। तो बुल का मतलब है जहां रेट बढ़ने की जो उम्मीद करे। तो ये है ए मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, ऐसा बाजार जहां पर चीजों की कीमत बढ़ रही है। तो अट्टा मार्केट, जैसे नोएडा में अट्टा मार्केट है, इज ए बुल मार्केट, कीमत बढ़ती हुई है ना वहां पे, तो अट्टा मार्केट इज ए बुल मार्केट। बटन वन स्लिप्स, अब बटन माने क्या होता है, बटन माने बंद करना है ना किसी भी चीज का, फाइल है आपके पास, कागज है, बटन कर दोगे यानी बंद हो जाएगा। बटन वन स्लिप्स यानी रिमेन साइलेंट, एक तरह से बिल्कुल बटन कर दिया, बटन लगा दिया अपने होठों पे, यानी साइलेंट हो गया ना आदमी, खामोश या शांत रहना। When she was asked about her involvement in the murder, जब उससे मर्डर में उसकी इन्वॉल्वमेंट यानी उसका क्या रोल था, कैसे कैसे शामिल थी वो मर्डर में, जब ये पूछा गया, शी बटन्ड हर लिप्स, तो वह खामोश या शांत हो गई। लास्ट है भाई 35, टू मिस द बस। अब बस का ऐसे मान लो कि ये बस है, अब ये जो बस है ये भर्ती देखने जा रहे हो कुछ लोग, या क्या करने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और एक आदमी है उसकी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है उसकी, और वो ना बस का टाइम था 7:30 का, वो जगह थोड़ा सा लेट, और वो बस के जो स्टैंड है उस पर पहुंचा 7:45, जिसकी वजह से उसका एग्जाम छूट गया। तो उसने बस मिस किया, क्या मिस कर दिया उसने बस नहीं मिस की, उसने तो एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया। उसकी तैयारी भी बढ़िया थी, अगर भर्ती वाली बात थी, दौड़ने वाली बात थी, तो फिजिकल की तैयारी अच्छी थी, एग्जाम की बात थी तो एग्जाम की भी तैयारी अच्छी थी, मेडिकली वो फिट है। तो इसका मतलब उसने बस मिस नहीं करी है, उसने तो क्या मिस कर दिया, उसने एक बहुत अच्छा अवसर खो दिया। तो इसका एक सेंटेंस में यूज हमने किया है, ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एक जो मेहनती विद्यार्थी होता है, नेवर मिसेस द बस इन लाइफ, वो जीवन में कभी भी अवसर को नहीं खोता है।